प्लेन से मुंबई से दिल्ली तक के सफर में थकान जैसा तो कुछ नहीं था, पर माँ के थोड़ा आराम कर ले कहने पर मैं फ्रेश होकर माँ के ही बेडरूम में आकर लेट गई। भैया भाभी ऑफिस में थे। माँ घर की मेड श्यामा को किचन में कुछ निर्देश दे रही थी। कल पिताजी की बरसी है। हर साल मैं माँ की इच्छा अनुसार उनके पास जरूर आती हूँ। मैं 5 साल की ही थी जब पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भैया उस समय 10 साल के थे। माँ टीचर थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। 25 सालों के अपने वैवाहिक जीवन में मैं सुरभि और सार्थक के जन्म के समय ही नहीं आ पाई हूँ, पर बाकी समय हर साल आती रही हूँ। विपिन मेरे सकुशल पहुँचने की खबर ले चुके थे। बच्चों से भी बात हो चुकी थी। मैं चुपचाप लेटी कल होने वाले हवन, भैया भाभी और अपने इकलौते भतीजे यश के बारे में सोच ही रही थी कि तभी माँ की आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। ले तनु, कुछ खा ले। पीछे पीछे श्यामा मुस्कुराती हुई ट्रे लेकर हाजिर हुई। मैंने कहा, माँ इतना सब? अरे सफर से आई है, घर के काम निपटाने में पता नहीं कुछ खाकर चली होगी या नहीं। मैं हंस पड़ी। माँ ने ऐसी ही होती है, मैं जानती हूँ माँ। अच्छा भला नाश्ता करके निकली थी और प्लेन में कॉफी भी पी थी। माँ ने एक पराठा और दही प्लेट में रखकर मुझे पकड़ा दिया, साथ में हलवा। माँ के आते ही एक मैच्योर स्त्री भी चंचल तरुणी में बदल जाती है। अतः मैंने भी ठुनकते हुए कहा, नहीं मैं इतना नहीं खाऊंगी और हलवा तो बिल्कुल भी नहीं। माँ ने प्यार भरे स्वर में कहा, यह डाइटिंग मुंबई में ही करना, मेरे सामने नहीं चलेगी। खाली मेरी बिटिया। अच्छा ठीक है, अपना नाश्ता भी ले आओ आप। हाँ मैं लाती हूँ, कहकर श्यामा चली गई। हम दोनों ने साथ नाश्ता किया। भैया भाभी रात तक ही आने वाले थे। मैंने कहा, कल के लिए कुछ सामान लाना है क्या? नहीं, संडे को ही अनिल ने सारी तैयारी कर ली थी। तू थोड़ा आराम कर, मैं जरा श्यामा से कुछ काम करवा लूं। दोपहर तक यश भी आकर मुझसे लिपट गया। मेरे इस इकलौते भतीजे को मुझसे बहुत लगाव है। मेरे मायके में गिने चुने लोग ही तो हैं। सबसे मधुर स्वभाव के कारण घर में एक स्नेहपूर्ण माहौल रहता है। जब आती हूँ अच्छा लगता है। 3 बजे तक का टाइम कब गया पता ही नहीं चला। यश कोचिंग चला गया तो मैं भी माँ के पास ही लेट गई। माँ दोपहर में थोड़ा सोती है। मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। इतने में डोरबेल बजी। मैंने ही दरवाजा खोला। श्यामा पास में ही रहती है। वो दोपहर में घर चली जाती है, शाम को फिर आ जाती है। पोस्टमैन था, टेलीग्राम था। मैंने उल्टा पलटा। टेलीग्राम मेरे नाम था। प्रेषक के नाम पर नजर पड़ते ही मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा। मेरी हथेलियां पसीने से भीग उठी। अनिरुद्ध। मैं टेलीग्राम लेकर सोफे पर धंस गई। हमेशा की तरह कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया था अनिरुद्ध ने। तुम इस समय यही होगी जानता हूँ, अगर ठीक समझो तो संपर्क करना। पता नहीं कैसे मेरी आंखें मिश्रित भावों की नमी से भरती चली गई थी। ओह अनिरुद्ध, तुम्हें आज 25 साल बाद भी याद है मेरे पिताजी की बरसी और यह टेलीग्राम। 3 दिन बाद 164 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा बंद होने वाली है। अनिरुद्ध के पास यही एक रास्ता था आखिरी बार मुझ तक पहुंचने का। मेरा मोबाइल नंबर उसके पास है नहीं, न मेरा मुंबई का पता है उसके पास। तब यहाँ उन दिनों घर में भी फोन नहीं था। बस यही आखिरी तरीका उसे सूझा होगा। उसे यह हमेशा से पता था कि पिताजी की बरसी पर मैं कहीं भी रहूं, माँ और भैया के पास जरूर आऊंगी और उसकी यह कोशिश मेरे दिल के कोने कोने को उसकी मीठी सी याद से भरती जा रही थी। अनिरुद्ध, मेरा पहला प्यार एक सुगंधित पुष्प की तरह ही तो था। एक पूरा कालखंड ही बीत गया। अनिरुद्ध से मिले वह संधि पर खड़ी थी तब मैं जब पहली बार मन में प्यार की कोमल फूटी थी। यह वही नाम था जिसकी आवाज कानों में उतरने के साथ ही जेठ की दोपहर में वसंत का एहसास कराने लगती। तब लगता था यदि परम आनंद कहीं है तो बस उन पलों में सिमटा हुआ जो हमारे एकांत के हमसफर होते। पर कॉलेज के दिनों में ऐसे पल हम दोनों को मुश्किल से ही मिलते थे। होते भी तो संकोच, संस्कार और डर में लिपटे हुए कि कहीं कोई देख न ले। नौकरी मिलते ही उस पर घर में विवाह का दबाव बना तो उसने देख न ले। नौकरी मिलते ही उस पर घर में विवाह का दबाव बना तो उसने मेरे बारे में अपने परिवार को बताया। फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके अति पुरातन पंथी परिवार में हंगामा खड़ा हो गया और फिर प्यार हार गया था। परंपराओं के आगे, सामाजिक नियमों के आगे, बुजुर्गों के आदेश के आगे मुंह सिला खड़ा रह गया था।
प्यार क्या योजना बनाकर जाति धर्म परख कर किया जाता है या किया जा सकता है, और बस हम दोनों ने ही एक दूसरे को भविष्य की शुभकामनाएं देकर भरे मन से विदा ले ली थी। यही समझा लिया था मन को कि प्यार में पाना जरूरी भी नहीं, पृथ्वीकाश कहाँ मिलते हैं भला। सच्चा प्यार तो शरीर से ऊपर मन से जुड़ता है। बस हम जुदा भर हुए थे। उसकी विरह में मेरी आंखों से बहे अनगिनत आंसू बाबुल के घर से विदाई के आंसुओं में गिन लिए गए थे। मैं इस अध्याय को वही समाप्त समझ पति के घर आ गई थी, लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए मेरे सम्मुख फड़फड़ा रहे थे। टेलीग्राम पर उसका पता लिखा हुआ था, वह यही दिल्ली में ही है। क्या उससे मिल लूं? देखूं तो कैसा है, उसके परिवार से भी मिल लूं। पर यह मुलाकात हमारे शांत सुखी वैवाहिक जीवन में हलचल तो नहीं मचा देगी। दिल उससे मिलने के लिए उकसा रहा था, दिमाग कह रहा था पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं रहेगा। मन तो हो रहा था देखो मिलूं उससे, 25 साल बाद कैसा लगता होगा। पूछूं ये साल कैसे रहे, क्या क्या क्या, अपने बारे में भी बताऊं। फिर अचानक पता नहीं क्या मन में आया, मैं चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। वहाँ काफी नीचे दबा अपना एक बॉक्स उठाया। मेरा यह बॉक्स सालों से यही पड़ा है, इसे कभी किसी ने नहीं छेड़ा। मैंने बॉक्स खोला, उसमें एक और डब्बा था। सामने अनिरुद्ध के कुछ पुराने पीले पड़ चुके भावनाओं की स्याही में लिपटे खतों का एक -1 पन्ना पुरानी यादों को आंखों के सामने एक खूबसूरत तस्वीर की तरह ला रहा था। न जाने कितनी भावनाओं का लेखा जोखा इन खतों में था। मुझे अचानक महसूस हुआ आजकल के प्रेमियों के लिए तो मोबाइल ने कई विकल्प खोल दिए हैं। फेसबुक ने तो अपनों को छोड़कर अनजान रिश्तों को जोड़ दिया है। सारा सामान अपनी गोद में फैलाए मैं अनगिनत यादों की गिरफ्त में बैठी थी, जहां कुछ भी बनावटी नहीं होता था। शब्दों का जादू और भावों का सम्मोहन ये खत मन में उतर जाते थे। हर शब्द में लिखने वाले की मौजूदगी महसूस होती थी। अनिरुद्ध ने एक पेपर पर लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। आजकल के बच्चे इन शब्दों की गहराई नहीं समझ पाएंगे। वे तो अपने प्रिय को मनाने के लिए सिर्फ एक आई लव यू स्माइली का सहारा लेकर बात कर लेते हैं। अनिरुद्ध खत में न कभी अपना नाम लिखता था न मेरा, इसी वजह से मैं इन्हें संभाल कर रख सकी थी। अनिरुद्ध की दी हुई कई चीजें मेरे सामने पड़ी थी। उसका दिया हुआ एक पेन, उसका पीला पड़ चुका एक सफेद रुमाल जो उसने मुझे बारिश में भीगे हुए चेहरे को साफ करने के लिए दिया था, मुझे दिए गए उसके लिखे क्लास के कुछ नोट्स। कई बार तो वह ऐसे ही कोई कागज पकड़ा देता था जिस पर कोई बहुत ही सुंदर शेर लिखा होता था। स्टोर रूम के ठंडे ठंडे फर्श पर बैठकर मैं उसके खत उलट पुलट रही थी, और अब यह अंतिम टेलीग्राम। बहुत सी मीठी, अच्छी, मधुर यादों से भरे रिश्ते की मिठास से भरा। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, पर कहाँ रख पाऊंगी भला? किसी ने देख लिया तो क्या समझा पाऊंगी? कुछ नहीं। फिर वैसे भी मेरे वर्तमान में अतीत के इस अध्याय की न जरूरत है न जगह। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने अंतिम टेलीग्राम को आखिरी बार भरी आंखों से निहार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे उसे कहीं रखने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में इस टेलीग्राम में बसी भावनाओं की खुशबू जो बस गई है, अब इसी खुशबू में भीगी फिरती रहूंगी जीवन भर। वो मुझे भूला नहीं है। मेरे लिए यह एहसास कोई ग्लानि नहीं है, प्यार है, खुशी है।